हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुराद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं 1000 साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भार की इकाई नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी भार की इकाई नहीं है? ऑप्शन है पाउंड, किलोग्राम, ग्राम या डाइन। भार की इकाई नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा, वो होगा डाइन। डाइन भार की इकाई नहीं है, ये एक बल की इकाई है। बल की सीजीएस यूनिट है बल की, ठीक है। और एसआई क्या है? न्यूटन, जिसे एन से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, अचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। आपको आंसर बताना है इसका। क्या आंसर होगा? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा लौह चुंबकीय। कम प्रतिकर्षित का मतलब है कि यह एक दूसरे से दूर ज़्यादा हटते नहीं है, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम उच्च वोल्टेज से निम्न में परिवर्तन करना, निम्न वोल्टेज को उच्च में परिवर्तन करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। इसका क्या आंसर होगा? बताइए दोस्तों। तो डायनामो जो होता है वो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? जो ऐसे घूर्णन करने वाली चीज से, जैसे घूर्णन करके विद्युत जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उसे डायनेमो कहते हैं, ठीक है। डायनेमिक मशीन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। माइक्रोवेव ओवन में किस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग किया जाता है? माइक्रोवेव ओवन, ये तो आप सभी को पता है कि इस प्रकार से एक मशीन होती है और उसके अंदर किसी भी खाना वाना पकाने के लिए, या कोई भी जो खाने वाली चीज़ है उसको पकाने के लिए इसके अंदर रखा जाता है, और ये विद्युत से चलती है। तो इससे खाना पक जाता है। तो उसके अंदर जो माइक्रोवेव ट्यूब होती है उसका नाम क्या है? इसमें ऑप्शन में दे रखा है क्लेस्ट्रॉन तथा मैग्नेस्ट्रॉन ट्यूब्स, क्लोट्रॉन ट्यूब, मैग्नेट्रॉन ट्यूब या ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मैग्नेस्ट्रॉन ट्यूब, ठीक है दोस्तों। मैग्नेस्ट्रॉन ट्यूब के ये माइक्रोवेव के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि इस तरह है, मतलब मनुष्य कहाँ तक सुन सकता है, उसके बाद में इसको कानों पर प्रभाव पड़ता है, संवेदना बढ़ जाती है, तो वो 60 डेसिबल, ठीक है। ये जो डेसिबल है ये ध्वनि की यूनिट है, ध्वनि की यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी, 60 डेसिबल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, मतलब जैव पद्धति है जिसमें प्राश्रव्य है, अल्ट्रासाउंड इसे बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड
अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किसके अंदर किया जाता है? ऑप्शन है सोनोग्राफी, ईसीजी, ईसीजी या ईईजी या एक्स रे। एक्सरे एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी और एक्सरे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सोनोग्राफी। सोनोग्राफी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अल्ट्रा साउंड का उपयोग सोनोग्राफी के अंदर किया जाता है। अब बात करते हैं ईसीजी। पहले तो ईसीजी क्या होती है? तो ईसीजी होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसकी फुल फॉर्म ध्यान है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। और ईईजी ये तो आती है हृदय के अंदर। हृदय स्पंदन कर रहा है, कितना कर रहा है, ये सब हृदय से रिलेटेड है। ईसीजी और ईईजी है मस्तिष्क से रिलेटेड। इसकी फुल फॉर्म में देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन सेफोग्राम। इलेक्ट्रोसेफोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों। और एक्सरे जिसके माध्यम से शरीर का जो कंकाल तंत्र है उसको देखा जाता है, उसकी हड्डियों जो फ्रैक्चर है उसके बारे में इसका पता लगाया जाता है उस एक्सरे के माध्यम से। ठीक है, तो याद रखिएगा प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? सोनोग्राफी के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लीजिए, सोनोग्राफी इज ए डायग्नोस्टिक मेडिकल प्रोसीजर्स दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ऑर्गन्स की इमेज लेने के लिए सोनोग्राफी, टिश्यू ब्लड फ्लो इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो ये अल्ट्रासाउंड का उसके अंदर उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोनोग्राफी। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार से बच्चा स्वस्थ है या नहीं है, इसके माध्यम से पता लगाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करते हुए डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको बताना है इंडोस्कोप क्या है और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मैं बता देता हूँ, इंडोस्कोप जो होता है, जिस प्रकार से ये और इस प्रकार से जो नलिकाएं आती है और इस प्रकार से ये हमारा सिस्टम होता है, जो पाचन तंत्र होता है, तो यहीं से नली के माध्यम से अंदर की नलिकाओं, अग्नाशय, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है, उनकी इमेज को देखा जाता है एक नली के माध्यम से। उसके अंदर एक कैमरा लगा होता है, तो उसी को हम इंडोस्कोप कहते हैं। और उसके अंदर की जो भी प्रॉब्लम है उसको पता लगाया जाता है। कोई भी अगर हम खा लेते हैं तो कोई भी जो सिक्का का चला जाता है तो उस चीज़ का पता लगाया जाता है इसके अंदर। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो ये करता है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह सकते हैं इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी। आपको पता है 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 वाट। ठीक है, तो हमको ये निकालना है, तो हम यहाँ से निकालेंगे 100 वाट, मतलब 100 वाट बराबर हो जाता है 1/10 किलोवाट।
ठीक है, 1/10 किलोवाट हो जाता है। तो 1/10 इंटू कितने घंटे वो चला है, तो वो चला है 4 घंटे। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 0.4 यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत हुई है। यूनिट, इसको यूनिट इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? पतली परत प्रयुक्त की जाती है, फिल्टर प्रयुक्त किए जाते हैं, पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, या कांच के प्रिज्म प्रयुक्त किए जाते हैं? क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसको उठाओ। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? आपको ये बताना है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। माइक्रोन, 1 माइक्रोन जिसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है 1 माइक्रोन बराबर कितना mm होता है। तो ये होता है 1/1000 mm। और इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो 0.0001, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। याद रखिएगा 1 माइक्रोन बराबर ये होता है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 इंच बराबर क्या, 1 इंच बराबर, सॉरी रुकिए एक मिनट, 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। और जैसा कि पहले एक सवाल था कि पौंड 1 पाउंड बराबर कितना होता है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। चलो इसका 1 पाउंड बराबर तो मैं आपको बता देता हूँ, 453.59 ग्राम होता है, ठीक है। और 1 इंच बराबर आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, स्टायरीन का, ब्यूटाडाइन का, या एथिलीन का? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो नेचुरलिज्म पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है, आइसोप्रीन। और इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है, याद देख लीजिए, इनकी CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसका सूत्र है। इसको आप IUPAC नाम में भी याद रखिए। इसको 2-मेथिल 1,3 डाई ब्यूटाडाइन, ठीक है, 2-मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। निम्न में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? एल्यूमिनियम, सोना, लोहा, सीसा? क्या आंसर होगा इसका? इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा वो होगा सोना जिसे AU से दर्शाया जाता है, ठीक है। देख लीजिए, इसका जो परमाणु क्रमांक है वह 79 है, याद रखिएगा 79 इसका परमाणु क्रमांक है। और इसका जो भार है वह 196.67, लगभग 197 इसका परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट,
भाप अंगार गैस एक मिश्रण है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO के माध्यम से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो जो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प का। भाप अंगार, भाप जो होती है वह भाप क्या होती है, H2O होता है गैसीय अवस्था के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पौधे की कली प्रकाश की ओर बढ़ना कहलाता है। जो पौधे की कली होती है वह प्रकाश की ओर बढ़ती है, वह उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म या थिग्मोट्रोपिज्म या गुरुत्वानुवर्तन। तो जो इसका राइट आंसर होगा थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नाभिक में जाल होता है, जो नाभिक के अंदर जो जाल होते हैं वो किसके होते हैं, स्टोन के, क्रोमेटिन धागे, RNA या क्रोमोसोम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा क्रोमेटिन धागे। इस प्रकार से ये धागे होते हैं कोशिका के अंदर ही अंदर होते हैं, मतलब इसके नाभिक के अंदर होते हैं ये। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में भी। क्रोमेटिन एक कॉम्प्लेक्स ऑफ DNA। जो क्रोमेटिन होते हैं वो DNA व प्रोटीन के बने होते हैं, और क्रोमोसोम विद इन न्यूक्लियर ऑफ एक्वारिटिक सेल्स के अंदर, एक्वारिटिक यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, जिसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, उसे हम यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, इस प्रकार से क्रोमेटिन दो धागे होते हैं, इस प्रकार से इसके अंदर इस प्रकार से होते हैं। चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, बीच में ये न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर भी देखिए धागेनुमा जो संरचना होती है ये क्रोमेटिन की होती है। ठीक है, और कोशिका के आप भाग देख लीजिए। माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियोसिस होता है, क्रोमेटिन होता है, गोल्जी कॉय, ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है, लाइसोसोम जो महत्वपूर्ण है, सेंट्रोसोम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिक का गठन है, तो नाभिक होता है वह किस किस से बना होता है, तो जो इसका राइट आंसर होगा आपको भी पता है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, उनके माध्यम से ये बना होता है नाभिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसे चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला? डेविड थौलेस, योशिनोरी ओसुमी, डंकन हाल्टेन, मिशेल कोस्टलीज। इसका आंसर क्या होगा? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इसका राइट आंसर होगा योशिनोरी ओसुकू को चिकित्सा के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला है। यह कहाँ की है? जापान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ऑक्सीटोसिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड, थाइमस, अधिवक्र या पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे क्या बोलते हैं? इसको तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के माध्यम से ऑक्सीटोसिन ग्रंथि से स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग आमतौर पर गाय भैंस के बच्चे जन्म के समय दिया जाता है। दूध का व्यवसाय करने वाले दूधियों को लाभ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब कोई भी गाय या भैंस होती है, उसके दुधारू पशु जो होते हैं, उसके बछड़े या मृत्यु हो जाती है, तब दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन है। ऑक्सीटोसिन के बारे में बताएंगे आपको। ऑक्सीटोसिन इज ए हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एक्ट ऑन ऑर्गेनिक इन बॉडी इंक्लूड ब्रीथ, यूट्रस। मतलब जो महिलाओं के द्वारा जो दूध उत्पन्न किया जाता है छोटे से बच्चों के लिए, वह इसी ग्रंथि के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मानव मुख कितनी लार ग्रंथियाँ विद्यमान होती है?
मानव मुख के अंदर कितनी लार ग्रंथियां उपस्थित होती है? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ी या 4 जोड़ी? तो मुंह में लार ग्रंथि कितनी होती है, मतलब लार कितनी होती है? एक तो होती है टाइलिन, ठीक है, दूसरी होती है एमाइलिज, और एक क्या होती है? टाइलिन, एमाइलिज, और एक क्या होती है? एक आपको बताना है, इसकी जो होती है 3 जोड़ियां होती है, ठीक है, टाइलिन, एमाइलिज, और एक आपको बताना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।